या उससे पहले एक दो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में N2O5 के केस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फॉर्मूलेस हैं, आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं है। चलिए फिर भी एक दो क्वेश्चन यहां पर हम कर लेते हैं, पर्टिकुलरली इस पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड concentration of A after time 2 ln t ln 2 second if A naught is 16 m and K जो है K की वैल्यू ln 2 सेकेंड इनवर्स। क्या निकालना है आपको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम टी यानी AT की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। AT की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। AT इक्वल्स टू कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, थोड़ा डेटा में सिंप्लीफाई कर दूं, बिकॉज मेन पर्पस जो है वो कैसे आंसर को आसान लाना है। यहां पर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। अब करेंगे हम इसको। तो AT इक्वल्स टू A नॉट कितनी है? 16 e की पावर माइनस KT, K की वैल्यू 2 टाइम 2 ln तो यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं? 16 e की पावर माइनस 4, तो 4 अंदर और यहां पर ये माइनस साइन भी 2 की पावर 4
ये अंदर चला गया तो 16 ई की पावर, माइनस साइन को हटाना है तो ये 1/2 की पावर 4, जिसे आप और क्या लिख सकते हो 16 ई की पावर समथिंग ln x, इसकी वैल्यू कितनी होती है x, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 1/16 विच इज 1। ये याद रखो। लिख सकते हैं ना इसको। बेसिकली क्या हो गया ln x का एंटीलॉग, ln x का एंटीलॉग तो क्या आ जाएगा x का लॉग ln x, तो ln x का एंटीलॉग x, तो ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी तो आंसर जो है इसका 1 आ जाएगा। पहले कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही तो यहां से आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करने वाली बात थी, मैंने थोड़ा डेटा आसान करने के लिए ये सब किया ताकि हम वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सके। तो k की वैल्यू 2 टाइम इस तरह से पुट कर दिया जिससे ये पार्ट आसान हो जाए, राइट। यहां पर एक दो डेटा और याद रख लेना जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलर ln2 की वैल्यू हम कितनी यूज करेंगे 0.693, ये ln2 की वैल्यू है 0.693 जो कि यूज होती है। यहां पर log बेस 10(2). अच्छा, अब मैं एक और चीज यहां पर बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर अगर ln लिखा हुआ है तो ये बेस e होगा और log लिखा हुआ है तो ये बेस 10 होगा। दो मैं यहां पर लिख रहा हूं बट ये अंडरस्टूड है। तो log 2 की वैल्यू एग्जैक्टली होती 0.3010, बट ज्यादातर हम ये वैल्यू क्या ले लेते हैं 0.3। log 3 की वैल्यू 0.47, log 5 की वैल्यू 0.7, नियरली जो है ये वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 0.7 हम यहां पर यूज करते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज है जो कि आपको याद रखनी है ताकि कैलकुलेशन जब हम करें तो ज्यादा ना हो, आसानी से आप कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हो, राइट। देन चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड परसेंटेज reactant remaining, percentage reactant remaining after after 10 hours given k equals to k की वैल्यू 0.0693, वापस मैं लिख रहा हूं k की वैल्यू
K इक्वल्स टू 0.0693 आवर इनवर्स। तो परसेंटेज रिएक्टेंट रिमेनिंग यानी 80/A0, ये क्या बोलोगे आप? 80 रिमेनिंग कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन रिमेनिंग। अगर फ्रैक्शन रिमेनिंग पता चल जाए तो फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज रिमेनिंग। तो पहले अब हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन रिमेनिंग, मतलब 80/A0। 80/A0 की वैल्यू किसके बराबर होगी? e की पावर माइनस KT। e की पावर माइनस k की वैल्यू कितनी है? 0.0693। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? 0.0693 इंटू टाइम कितना था? 10 आवर्स। इसको लिख सकते हैं 0.693, और यहां पर अभी मैंने देखा था 0.693, ये किसकी वैल्यू आई थी? ln2 रिमेनिंग। तो ठीक है, 0.5 आ जाएगा। परसेंटेज रिमेनिंग पूछा है तो 50% आ जाएगा। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए 50% रिएक्टेंट रहने में कितना टाइम लगेगा, या इसी का उल्टा 50% रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि रिएक्टेड गिवन है तो रिमेनिंग भी पता है। जैसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 70% रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, यानी रह कितना गया? 30%, यानी फ्रैक्शन की बात करूं तो कितना रह गया? 0.3। तो 0.3 रह गया यहाँ पर, यानी 80/A0 की वैल्यू 0.3 पुट कर सकते हो। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रैक्शन और परसेंटेज है, यहां पर बहुतों को कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन आता है बताइए परसेंटेज रिमेनिंग कितना होगा या फ्रैक्शन रिमेनिंग कितना होगा, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या निकालना है। तो ये ध्यान रखें, यहां से आप फ्रैक्शन रिमेनिंग, परसेंटेज रिमेनिंग, फ्रैक्शन रिएक्टेड, परसेंटेज रिएक्टेड निकाल सकते हो। बेसिकली ये क्या है? फ्रैक्शन रिमेनिंग। तो यहां से इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो परसेंटेज या फ्रैक्शन रिमेनिंग को आप रिलेट कर सकते हो। इसमें अब कुछ और पॉइंट्स है, अब मैं उन पर आ रहा हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था, तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वन, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो जैसे लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट की यूनिट यहां पर क्या हो जाएगी? टाइम इनवर्स। राइट, तो यहां पर रेट कांस्टेंट की यूनिट कितनी हो गई? देन सेकंड, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम मतलब 80 क्या हो जाना चाहिए? 0। अगर 80 हम चाहते हैं 0 हो जाए तो 80 इक्वल्स टू A0 e की पावर माइनस KT। अब ये 0 कब होगा? जब ये t जो है वो यहां पर इनफाइनाइट होगा। यानी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में, 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो क्या? वो इनफाइनाइट टाइम लगता है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है।
क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, ये कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूं, इनफैक्ट ये वर्ड यूज भी मत करो। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि रिएक्टेंट ही केवल प्रोडक्ट में जा रहे हैं, यहाँ पर अभी हम ये कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर भी उससे 100% कंप्लीट होने में टाइम इनफाइनाइट लग रहा है। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ये रेट भी कम होगी। एक टाइम आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी तो रेट भी बहुत कम हो जाएगी। फिर कुछ भी चेंज होने में जो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर कॉन्सेंट्रेशन जब टेंड्स टू जीरो हो जाएगी तब रेट भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, और फिर कुछ भी चेंज होने में टाइम जो है वो अगेन कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा होगा, यानी 100% ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये जितनी इनफैक्ट कह सकते हो, अभी आगे हम देखेंगे, अगर इसकी पावर 2 है, 3 यानी सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जिसमें रेट कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, 3, 4 इस तरह से इसके प्रोपोर्शनल है, उन सभी रिएक्शंस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो यहां पर जो कंप्लीशन टाइम है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। थर्ड, टी हाफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ कम, टी हाफ क्या होगा यहां पर, तो टी हाफ के लिए AT की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, A0/2। A0/2 यहां पर फॉर्मूले में पुट कर दो, A0/2, इसको सॉल्व करोगे तो टी हाफ इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा ln2/k, यानी 0.693/k। इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर है कि ये जो टी हाफ है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि यही जीरो ऑर्डर में जब हमने फॉर्मूला लिखा था टी हाफ का तो वो क्या था, A0/2k, मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। जबकि ये टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के केस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। के यानी फॉर्मूला क्या, ln2/k, और हमें पता है गिवन रिएक्शन के लिए के जो है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट रहता है। तो फॉर ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ भी केवल किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। तो एक लाइन यहां पर लिख सकते हो आप, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, टी हाफ डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इसको लैंग्वेज में कैसे हम पुट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक कंटेनर के अंदर कंसंट्रेशन है इनिशियली 200, दूसरे कंटेनर में कंसंट्रेशन है लेट से 50, तो अब टी हाफ जो है दोनों का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है। अब यहां पर लेट से 200 से 100 होने में, 200 से 100 होने में मान लेते हैं टी टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, तो कह सकते हो यहां पर भी हाफ रिएक्शन होने में, 50% रिएक्शन होने में, यानी 50 से 25 होने में यहां पर भी कितना टाइम लगेगा, टी टाइम ही लगेगा। यानी 50% रिएक्शन यहां पे भी हो रही, 50% यहां पे भी हो रही, दोनों में जो टाइम लगेगा वो सेम होगा, बिकॉज टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टी हाफ जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 50% टी टाइम, तो यहां पर भी 50% टाइम टी। हाँ, उसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, रिएक्शन अलग अलग नहीं है, सेम रिएक्शन है, टेम्परेचर सेम है, 50% होने में टाइम जो है वो उतना ही लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यही अगर जीरो ऑर्डर है, यही अगर जीरो ऑर्डर है तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होते ही टी हाफ चेंज हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की ओर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यही जीरो ऑर्डर होता, जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर अगर टी टाइम है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी, 50 यानी 1/4, तो यहां पर जो टी हाफ होगा वो कितना होगा, 1/4। ये किसके लिए लिखा मैंने, जीरो ऑर्डर के लिए। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में डिफरेंस है। तो यहां पर पॉइंट इज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। 50% रिएक्ट करने में जो टाइम लगेगा वो अलग अलग होगा। हाँ, अमाउंट सेम नहीं रिएक्ट कर रही, यहाँ पर 100 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 25 मोल्स, लेकिन यहाँ पे भी 50% है और यहाँ पर भी 50% ही है। इसी को आप ऐसे भी पुट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, T3/4 यानी जिसमें 75% रिएक्शन हो जाए, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टी
हाफ पहले 50% और फिर 50%, टी हाफ 1 और टी हाफ 2। अब क्या होगा यहाँ पर, पहले 50% रिएक्शन में टाइम लगा टी हाफ, अब कंसंट्रेशन हाफ हो गई, अब 50% रिएक्शन में टाइम कितना लगेगा, फिर से उतना ही लगेगा। अभी भी 50% रिएक्शन में टाइम जो लगेगा वो उतना ही लगेगा। तो यहाँ फर्स्ट टी हाफ और सेकंड टी हाफ दोनों बराबर है, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स टी हाफ, 2 टाइम्स टी हाफ। तो फर्स्ट टी हाफ और सेकंड टी हाफ, ओके, तो टाइम चेंज नहीं हो रहा, जबकि जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं था। जीरो ऑर्डर में सेकंड टी हाफ फर्स्ट टी हाफ का हाफ था, क्योंकि कंसंट्रेशन हाफ होते ही टी हाफ हाफ हो गया। यहाँ कंसंट्रेशन तो हाफ हुई है लेकिन टी हाफ में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो टी 3/4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, टी 3/4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहां पर इवन मैं आपको बता दूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि 50% रिएक्शन होने में जो टाइम लगेगा वो सेम होगा, यहां पे भी 50%, यहां पे भी 50%, यहां पे भी टाइम टी लग रहा है, यहां पे भी टाइम टी लग रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि 50%। अगर मैं इसको ऐसे पुट कर दूं, किसी टाइम टी में यहां पर अगर 25% रिएक्शन हो रही है तो टाइम टी में यहां पे भी 25% रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ये कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करता है, इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्टेंट रिएक्ट करता है। अमाउंट इक्वल नहीं बोली, अमाउंट किस परसेंटेज वाइज इक्वल बोली है, जबकि जीरो ऑर्डर में इक्वल मोल्स रिएक्ट कर रहे थे, इक्वल अमाउंट रिएक्ट कर रही थी। यहां पर हम कह रहे हैं कि इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज अमाउंट रिएक्ट करेगी। कैसे, वो मैं समझा रहा हूं, इसको ऐसे समझ दो। एक कंटेनर है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0, दूसरे कंटेनर में A0 डैश, टाइम t के बाद यहां पर रह जाती AT, यहां पर रह जाती AT डैश। सेम रिएक्शन है, रिएक्शन सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों का K भी सेम होगा। अब K सेम होगा तो यहां पर टाइम t में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A0/AT इस कंटेनर के लिए। इस कंटेनर का भी K तो वही है क्योंकि टेम्परेचर वही है, तो यहां पर भी उतनी टाइम में A0 डैश अपॉन AT। यहां पर 1/T कैंसिल आउट हो गए, ln ये भी कैंसिल आउट हो गए। इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, AT अपॉन A0, इधर क्या हो गया AT डैश अपॉन A0 डैश। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये क्या है, परसेंटेज रिमेनिंग इन फर्स्ट कंटेनर, परसेंटेज रिमेनिंग इन सेकंड कंटेनर, यानी परसेंटेज रिमेनिंग इन कंटेनर 1 इक्वल्स टू परसेंटेज रिमेनिंग in container 2। परसेंटेज रिमेनिंग इन कंटेनर 1 कंटेनर 2, नहीं परसेंटेज रिमेनिंग सेम है तो परसेंटेज रिएक्टेड भी सेम होगा। मतलब अगर यहाँ 25% रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे भी 25, यहाँ 30% तो यहाँ पे भी 30%, यहाँ 40% तो यहाँ पर भी 40%। तो एक पॉइंट यहाँ पर लिखिए, कह सकते हो फिफ्थ पॉइंट, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम equal percentage of reactant, equal percentage of reactant reacts, equal percentage of reactant react। इसको अब आप ऐसे कह सकते हो, टाइम 0, t और 2t। कॉन्सेंट्रेशन अगर इनिशियली 100 है, टाइम t के बाद ये 90 रह गई, यानी कितने परसेंट रिएक्ट कर गया, 10%। 10% रिएक्ट कर गया, रह कितना गया 90%। इसको अब मैं ऐसे लिख देता हूं 0.9 इंटू 100। तो आप कह सकते हो टी टाइम में 10% रिएक्ट कर रहा है, तो नेक्स्ट टी टाइम में अगेन इसका 10% रिएक्ट करेगा, इसका 10% रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना परसेंट रह जाएगा 90%, यानी इसका 90%, यानी फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो
0.9 से, और कह सकते हो नेक्स्ट टी टाइम में अगर मैं बात करूं यानी, तो यहां पर फिर से इसका 10% रिएक्ट कर जाएगा, रह कितना जाएगा इसका 90%, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज, यहां से यहां 10% रिएक्ट कर गया, फिर यहां से यहां, ओरिजिनल का 10% नहीं है, ये ध्यान रखना, ओरिजिनल का 10% नहीं है, यहां से यहां इसका 10% रिएक्ट कर जाएगा, यहां से यहां इसका 10% रिएक्ट कर जाएगा। अगर आप यहां पर देखो तो क्या बन रही है, जीपी बन रही है, वो हमेशा बनेगी, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ए नॉट है तो टाइम टी के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, किस फैक्टर से कम होगी, ई की पावर माइनस के टी, यहां पर क्या हो जाएगा, ए नॉट ई की पावर माइनस 2 के टी, यानी 2 के टी का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर, ए नॉट ई की पावर माइनस 3 के टी, यानी ई की पावर माइनस के टी का क्यूब, क्या बन रही है यहां पर, एक जीपी बन रही है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखो, नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेटमेंट आपको लिखना है, concentration of reactant after equal interval of time, concentration of reactant after equal interval of time if arranged constitute a GP with common ratio e की पावर माइनस के टी। लिख लीजिए, ये पार्ट भी लिखिए, ये भी लिखिए, नोट डाउन दिस वन। ठीक है, डिफरेंट आपको इनको याद कैसे करना वो भी मैं बता दूं। इनको पॉइंट्स को पहले एक बार, हाँ, जीरो ऑर्डर के पॉइंट्स याद करो, फर्स्ट ऑर्डर के पॉइंट्स याद करो, लेकिन फिर अल्टीमेटली आपको कैसे याद रखना है, जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है, जीरो ऑर्डर में कंप्लीशन टाइम क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जीरो ऑर्डर में टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है। जीरो ऑर्डर में मैंने आपको कहा था कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट करती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में हम कह रहे हैं कि इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करता है। अमाउंट इक्वल हो जरूरी नहीं है, यहां पर अगर आप इसको देखोगे तो अमाउंट इक्वल रिएक्ट नहीं करी, लेकिन परसेंटेज वाइज जो अमाउंट है वो इक्वल है। जीरो ऑर्डर में एक एपी बनती कंसंट्रेशन की, यहां पर कंसंट्रेशन को आप अरेंज कर रहे हो तो क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। तो ये पॉइंट्स जो है आपको इस तरह से याद करने होंगे। देन यहां पर फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कर्व प्लॉट करने, जैसा लास्ट क्लास में हमने किया था, रेट वर्सेस
टाइम। फिर से कहूंगा इक्वेशन लिखी हुई होनी चाहिए, बिना इक्वेशन के कर्व प्लॉट नहीं करोगे। 80 वर्सेस टाइम, ln 80 वर्सेस टाइम, x वर्सेस टाइम, और लास्ट t हाफ वर्सेस a नॉट। देखिए ये जो लेक्चर है काइनेटिक्स, हम यहाँ पर थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं। ये जो काइनेटिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये जेई के लिए है। डजंट मैटर कि आप जेई इस साल देते हो या 2021 में देते हो या 2022 में देते हो, तो ये थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट है, आप कभी भी, यानी काइनेटिक्स की थ्योरी है। अगर आप इस साल जेई दे रहे हो तब भी आप वॉच कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्या इंक्लूड होता है काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कवर हम कर सकते हैं, उसके लिए आप ये चैप्टर देख सकते हो, राइट। चलिए कर्व प्लॉट करके देखते हैं। तो रेट वर्सेस टाइम, फॉर्मूला रेट का माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये रेट होती है, इंटू के इंटू ए। अब क्या होता है, बहुत बार जब हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो बहुतों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर रेट तो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो क्या ऐसा है कि रेट टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है? कर रही है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन जो है ये ए, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब 80। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? के ए नॉट की पावर ई की पावर माइनस के टी, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। यहां पर कंसंट्रेशन, ये रेट है टाइम के साथ, तो रेट टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कर कुछ इस तरह से जाएगा, और इंटरसेप्ट किसके बराबर हो गया? के ए नॉट के बराबर। इंटरसेप्ट इक्वल्स टू के ए नॉट। ठीक है, ये रेट का कर्व है, कंसंट्रेशन या यहां पर रेट मतलब क्या होता है? माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो ये कंसंट्रेशन के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। के ए नॉट इक्वल्स टू, ये इस तरह से वेरी करेगा। 80 वर्सेस टाइम, 80 वर्सेस टाइम का कर्व कैसा होगा? 80 इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। एटी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी।
टाइम के साथ कैसा कर्व होगा, अगेन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट के बराबर हो जाएगा। जो इंटरसेप्ट है वो फिर से ए नॉट के बराबर, कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। इस दोनों कर्व में दोनों ही एक्सपोनेंशियल है, बट इंटरसेप्ट में डिफरेंस है, यहाँ इंटरसेप्ट के ए नॉट, यहाँ इंटरसेप्ट क्या हो गया ए नॉट। ln 80 वर्सेस टाइम, उसके लिए यहाँ पर लॉग लेना होगा, तो ln 80 इक्वल्स टू ln ए नॉट माइनस के टी। तो अगर हम ln 80 वर्सेस टाइम का कर्व प्लॉट करें तो यहाँ पर ln 80 वर्सेस टाइम, ये कर्व क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। हाँ, क्वेश्चन ये आता है कि ये कर्व कहाँ रुकेगा, क्या यहीं पर रोक दें, क्या यहीं पर रोक दें, या ये इस एक्स एक्सिस को टच करेगा। बहुतों को लगता है कि नहीं सर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा लगता है सर कंप्लीशन टाइम तो यहाँ पर इनफाइनाइट है, कंप्लीशन टाइम यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगा। तो मैं बता दूं यहाँ पर एक्स एक्सिस को अगर ये कट कर रहा है तो यहाँ पर 80 की वैल्यू 0 नहीं हुई है, ln 80 की वैल्यू 0 हुई है, और ln 80 0 मतलब कंसंट्रेशन कितनी आएगी 1, कंसंट्रेशन कितनी आएगी 1। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 तो हो ही सकती, कंसंट्रेशन 1 भी हो सकती है, कंसंट्रेशन 1 से कम भी हो सकती है। हाँ, कंसंट्रेशन 0 नहीं हो सकती, 0 होने में टाइम क्या लग रहा है, इनफाइनाइट लग रहा है। तो यहाँ पर अगर ये कट करता है तो यहाँ कंसंट्रेशन ln 80 की वैल्यू 0 हो रही है, 80 0 नहीं है, तो यहाँ पर ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ भी जाएगा, क्योंकि ln 80 जो है वो नेगेटिव हो सकता है। ln 80 नेगेटिव मतलब 80 0 नहीं हुआ, 80 की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। इनफैक्ट अगर इस कर्व की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास है ln 80 इक्वल्स टू ln ए नॉट माइनस के टी, तो ये कर्व स्टार्ट भी यहीं से हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, ये कर्व हो सकता है इनिशियली एक ही कंसंट्रेशन 1 से ही कम हो तो कर्व नेगेटिव से स्टार्ट हो सकता है, ये कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है। ओरिजिन से कब स्टार्ट होगा, जब यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 हो, 1 ही कर्व है, तो कह सकते हो ए नॉट की वैल्यू 1, यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू लेस देन 1, अगर ये वाला कर्व है तो ए नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, देन एक्स वर्सेस टाइम, देखिए अभी हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है आप जो पूछ रहे हो जेई 2020 या जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का, उस पर इस साल की जेई 2020 के लिए कोई कोर्स नहीं है, बट हाँ अगर ये लेक्चर्स है कुछ, ये आप देखकर अगर आपको काइनेटिक्स के अंदर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आप सीखना चाहते हो, तो आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। अदरवाइज अनअकैडमी चैनल पर आप जाके देखिए, वहां पर कुछ कोर्सेज हैं, वहां पर कुछ कोर्सेज हैं, बट वो स्पेशली जो अभी लॉन्च हुए हैं वो कोर्सेज जेई 2020-21 और जेई 2020-22 के लिए है, राइट। तो यहाँ पर केवल फोकस ये करिए, ये जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी पार्ट यहाँ पर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये थ्योरी पार्ट आप देख सकते हो क्या क्या थ्योरी इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर क्लास में ले रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आप किसी भी बुक के या किसी भी शीट के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट पे मैं आ रहा हूँ, एक्स वर्सेस टाइम। एक्स वर्सेस टाइम, इसकी इक्वेशन भी मैंने आपको लिखी थी, x इक्वल्स टू ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो यहां पर ये जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आएगा, धीरे धीरे x की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, मैक्सिमम x की वैल्यू क्या हो सकती है, ए नॉट, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो पूरा रिएक्ट कर जाए, तो ये कर्व कुछ इस तरह से होगा। एंड फाइनली यहाँ पर टी हाफ वर्सेज ए नॉट की बात करें तो इसके लिए इक्वेशन, ये तो कांस्टेंट है, तो टी हाफ इक्वल्स टू ln2 अपॉन के, ये इंटरसेप्ट जो है वो ln2 अपॉन के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हमने डिस्कस किया। चलिए यहाँ पर एक दो क्वेश्चन में और अब कर लेता हूं। पहले हमने के की बात की थी, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन में के की जगह टी हाफ गिवन होता है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको टी हाफ गिवन है तो के निकाल सकते हैं, और के पता है तो हम टी हाफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको यहां पर पूछ रहा हूं, फाइंड परसेंटेज रिमेनिंग आफ्टर 20 hours if T half equals to 10 hours. वैसे बहुत आसान है, फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं पहले तो 80 A0 इक्वल्स टू e की पावर माइनस k की जगह क्या लिख देंगे ln2 अपॉन t हाफ, मैं पहले लिख देता हूं ln2 अपॉन t हाफ इंटू t। तो यहां पर t हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी 10, हमारे पास कितना टाइम है 20, तो ये क्या हो गया e की पावर माइनस ln4, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4। परसेंटेज निकालना है तो 80 इक्वल्स टू A0, 80 अपॉन A0 100 इक्वल्स टू ये हो गया 25%, जो कि सही भी है। ये मैंने इतना स्टेप बाय स्टेप किया, आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि 10 आवर्स फिर जो है उसका टी हाफ टाइम है तो 20 आवर्स, जो कि उसके टी हाफ टाइम का जस्ट डबल हो गया। तो पहले 10 आवर्स में 50% रिएक्शन, नेक्स्ट 10 आवर्स में फिर बचे हुए का 50%, यानी टोटल कितना हो गया 75% रिएक्ट कर जाएगा, रह कितना जाएगा 25% रह जाएगा। तो जनरल इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं, ज़्यादा चेंज नहीं किया, मैंने टी हाफ दे दिया। देखिए यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें डेटा थोड़े आसान है तो इजीली कैलकुलेशन हो रही है। जब आप किसी बुक से करते हो, शीट से करते हो, तो वहाँ पर कैलकुलेशन टफ होती है। तो वो कैलकुलेशन पार्ट है जो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके लिए। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा, एंटी लॉग कैसे लेना है, लॉग कैसे लेना है, बेस 10 है या बेस ई है, ये अच्छी तरह से यहाँ पर पता होना चाहिए। और कुछ भी नहीं है, बाकी तो फॉर्मूले हमेशा फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला यही है। तो इस तरह से आप फॉर्मूले यूज करने वो आपको पता होना चाहिए। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर के कर्व्स हमने प्लॉट किए, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। नाउ आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑर्डर की अब मैं बात कर रहा हूं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में यहां पर अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। केस 1, when only one reactant is present, when only one reactant is involved in a reaction, किसी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, एंड ए कन्वर्टिंग इनटू सम प्रोडक्ट, एंड 1/a स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/a, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर आपने क्या पुट कर दी लिमिट, तो 1/at माइनस 1/a0 इक्वल्स टू kt। यहां पर हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ये तो ना तो लीनियर है ना सिंपली एक्सपोनेंशियल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है। तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला याद रखिए, अगर सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। यहां पर अब इससे रिलेटेड वापस से कुछ
पॉइंट्स है जो नोट कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर से रिलेटेड। तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वन यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। तो यहां पर फिर से बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स पर लीटर की पावर 1/2 टाइम इनवर्स, और यहां पर n की वैल्यू कितनी 2, तो मोल्स पर लीटर की पावर -1 इंटू टाइम इनवर्स। ये तो k की यूनिट हो गई। सेकंड कंप्लीशन टाइम, उसी सीक्वेंस में हम फिर से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम यहां पर क्या होगा, तो कंप्लीशन टाइम के लिए फिर से 80 क्या हो जाना चाहिए 0, और जैसे आप इस 80 को 0 पुट करोगे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी टाइम इनफाइनाइट। तो यहां पर भी कंप्लीशन टाइम जो है वो क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्यों, अगेन सेम लॉजिक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी रेट भी कम होती जाएगी। तो ये टाइम आएगा जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 होगा तो रेट भी टेंड्स टू 0 होगी, कुछ भी चेंज होने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो कंप्लीशन टाइम इज 0। देन थर्ड वन क्वेश्चन, थर्ड वन कंप्लीशन टाइम, देन टी हाफ। टी हाफ की अगर हम बात करें, यहां पर टी हाफ कितना होगा, तो 80 इक्वल्स टू a0/2। सॉल्व करो इसको, तो टी हाफ इक्वल्स टू a0/2 पुट करूंगा तो ये 2 - 1 यानी 1/a0/k, a0/k। दैट इज टी हाफ। और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, यहां पर ये जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आपने नोटिस किया होगा 0 ऑर्डर के अंदर टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट हो गया और सेकंड ऑर्डर के अंदर वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नाउ इसका यूज क्या है, लेट्स से ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कंसंट्रेशन 200 से 100 हो रही है और यहां पर 100 से 50, और मैं कहता हूं यहां पर 200 से 100 होने में 10 मिनट्स लगते हैं। 200 से 100 होने में 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो यहां पर कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। अब ये डिपेंड करेगा 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अगर यही यहां पर सेकंड ऑर्डर की मैं बात करूं तो सेकंड ऑर्डर के केस में अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन हाफ होने पर टी हाफ की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कंसंट्रेशन हाफ होने पर टी हाफ की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहां पर जो टाइम लगेगा इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर वो डबल हो जाएगा, यानी 20 मिनट्स। किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। और यही अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के में टाइम उतना ही लगेगा, और 0 ऑर्डर की मैं बात करता हूं तो 0 ऑर्डर में जो टाइम लगेगा वो हाफ हो जाएगा। 200 से 100 में 10 मिनट्स, तो कंसंट्रेशन हाफ तो टी हाफ भी हाफ, तो यहां पर कितना टाइम लगेगा 5 मिनट्स। यानी सोचिए यहां पर सेकंड ऑर्डर के केस में 200 से 100 होने में टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट्स, लेकिन फिर 100 से 50 होने में टाइम और ज्यादा लग रहा है। और ज्यादा क्यों लग रहा है, इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई तो रेट जो होगी वो 1/4 रह जाएगी, यानी रिएक्शन और स्लो हो गई। जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है उससे ज्यादा स्पीड से रिएक्शन की स्पीड कम हो रही है, इसीलिए यहां पर
फर्स्ट 50% होने में जो टाइम लग रहा है वो 10 मिनट्स, लेकिन उसके बाद 50% यहाँ पर जो टाइम लग रहा है इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर कितना लग रहा है 20 मिनट्स। तो ये आंसर वेरी करेगा, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है तो 20 मिनट्स, फर्स्ट ऑर्डर है तो 10 मिनट्स, जीरो ऑर्डर है तो 5 टाइम। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, फर्स्ट टी हाफ के बाद कंसंट्रेशन हाफ हो गई, लेकिन कंसंट्रेशन हाफ होने पर टी हाफ की वैल्यू डबल हो रही है, तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स टी हाफ आएगा। वापस जीरो ऑर्डर में जाके देखिए, जीरो ऑर्डर में यहाँ पर 1/2 था, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर यहाँ पर टी हाफ और ये भी टी हाफ था, सेकंड ऑर्डर के अंदर यहाँ पर टी हाफ प्लस 2 टी हाफ हो गया, राइट। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, तो ये T3/4 कह सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जीरो ऑर्डर में मैंने आपसे कहा था कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट करती है, फर्स्ट ऑर्डर में मैंने आपसे कहा कि इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करता है, लेकिन सेकंड ऑर्डर में ऐसा अब आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते हो। वो जीरो ऑर्डर में था और फर्स्ट ऑर्डर में था, जीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट, फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करता है। लेकिन हाँ, सेकंड ऑर्डर में आप ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन सेकंड ऑर्डर के केस में हम ये जरूर कह सकते हैं कि इक्वल इंटरवल के बाद अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को अरेंज करेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को अरेंज करेंगे तो क्या बनेगी, एक HP बनेगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को अरेंज करेंगे तो एक HP बनेगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कैसे बनेगी पहले मैं वो बता रहा हूं, फिर आप लिखना, अभी लिखना मत। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कंडीशन क्या होती है, अगर कोई HP में है तो उसका जो इनवर्स है वो किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। इनवर्स जो है वो अगर AP में है तो वो जो सीरीज है उसे हम क्या कहते हैं, HP के अंदर। यहां पर कैसे होगा वो देखते हैं। तो कंसंट्रेशन T=0, टाइम T और 2T पर। फॉर्मूला जो है सेकंड ऑर्डर का वो अभी हमने लिखा था 1/AT, 1/A0 को मैं इधर लेके आ गया प्लस KT। अब मैं यहां पर 1/कॉन्सेंट्रेशन, अगर 1/कॉन्सेंट्रेशन AP में है तो कह सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी, HP में होगी। यही रूल है कि अगर HP है तो उसका इनवर्स AP होना चाहिए। तो अगर 1/कॉन्सेंट्रेशन AP में है, 1/कॉन्सेंट्रेशन अगर AP में है तो इसका इनवर्स किस में होगा, HP में होगा। तो अब चेक करते हैं क्या 1/कॉन्सेंट्रेशन AP में है, तो T=0 पर कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स A0, T=0 पर टाइम T पर कॉन्सेंट्रेशन, टाइम T पर कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स 1/AT की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/A0 प्लस KT। 2T टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/A0 प्लस 2KT। यानी कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स यहाँ पर क्या है, AP कंस्टिट्यूट कर रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स AP में है तो कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन विल फॉर्म HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एक लाइन यहां पर लिखे, concentration of reactant after equal interval of time, concentration of reactant after equal interval of time constitute a HP, harmonic progression। Right, then graphical representation, कर्व्स प्लॉट करने यहां पर। लेकिन हाँ, यहां पर अब हम बहुत ज्यादा कर्व्स नहीं प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्टैंडर्ड, अगर पहले मैं बात करूं रेट वर्सेस टाइम,
चलिए अगर मैं इस कर्व की बात करता हूं, रेट वर्सेस टाइम कैसा होगा, तो फिर तो एक्सप्रेशन पहले सोचना होगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, किसी टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और ये ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी कर रही है, टाइम के साथ ए की कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रही है, ये एक्सप्रेशन है। तो अगर हमें ये देखना है कि रेट जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी, तो यहां से इस एटी की वैल्यू को आपको यहां पुट करना होगा, निकाल तो सकते हो, उसके लिए इसको इन्वर्स करना होगा, इन्वर्स करके यहां पर पुट करना होगा, तब आप सोच सकते हो कि जो एक्सप्रेशन यहां पर आएगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होगा। लीनियर तो नहीं दिख रहा है, ये क्लियर है, लीनियर नहीं दिख रहा है, और दूसरा ये भी क्लियर है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 1/80 की वैल्यू बढ़ेगी, 1/80 की वैल्यू बढ़ेगी तो 80 की वैल्यू कम होगी, यानी कंसंट्रेशन कम होगी, टाइम के साथ डेफिनेटली कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट भी कम होगी। यानी यहां से ये समझ में आ रहा है कि रेट जो है वो टाइम के साथ कम होगी। दूसरा में ये समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, तो यहां पर ये कर्व जो है वो कुछ इस तरह से ही होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सेकंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर हो या फोर्थ ऑर्डर हो या कोई सा भी ऑर्डर हो, सबके लिए रेट वर्सेस टाइम का कर्व इसी तरह से आएगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, उन्हीं कर्व्स की इंपॉर्टेंस होती है जो यूनिक होते हैं। यूनिक होते हैं इन द सेंस कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बताओ ये कर्व कौन से ऑर्डर का है, लेकिन अगर आपने रेट वर्सेस टाइम का ये वाला कर्व प्लॉट कर दिया तो आप नहीं बता सकते कि ये कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनफैक्ट फर्स्ट ऑर्डर का कर्व भी इसी तरह से होता है। तो ये सारे ऑर्डर एक जैसे हैं, इसीलिए इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपको फिर भी पता हो कि रेट वर्सेस टाइम का कर्व किस तरह से है, लेकिन इंपॉर्टेंस उन्हीं कर्व की है जो यूनिक होते हैं। तो सेकंड ऑर्डर के लिए कर्व तो मैंने आपको बता दिया, बट ऐसा कर्व सेकंड ऑर्डर का भी होगा, थर्ड ऑर्डर का भी होगा। इनफैक्ट यहां पर 80 वर्सेस टाइम, अगर आप इसका कर्व भी प्लॉट करोगे तो ये 80 वर्सेस टाइम, यहां पर फिर से वो इश्यू है कि एक्सप्रेशन जो है सिंपल सा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन समझ में आ रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगी। तो यहां पर भी कर्व इसी तरह से आएगा, कुछ हद तक ये इसी तरह से कर्व होगा, और ये सबको पता है इनफाइनाइट टाइम पर कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, इसीलिए कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, इनफाइनाइट टाइम पर ये कंसंट्रेशन जो है जीरो हो जाएगी। यहां पर जो इंपॉर्टेंस है वो कौन से कर्व की है, ln 80 वर्सेस टाइम की। ln 80 वर्सेस टाइम, अगर हम इसका कर्व प्लॉट करें ln 80 वर्सेस टाइम, तो यहां पर ये कर्व कैसा होगा वो अब मैं आपको यहां पर ln 80 1/80 वर्सेस टाइम, 1/80 वर्सेस टाइम, यानी 1/80 ये हमारा हो गया y और ये t टाइम, 1/80 वर्सेस टाइम। अगर हम इसका कर्व प्लॉट करें तो ये y ये x, कर्व क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहां पर 1/80 वर्सेस टाइम का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सॉरी, गलत कर दिया हूं, 1/80 वर्सेस टाइम, कर्व ऐसे नहीं, 1/80 वर्सेस टाइम, इसका अगर हमें कर्व प्लॉट करना है तो ये यहां पर इसका क्या हो गया, इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट, और k इसका क्या हो गया, स्लोप। तो यहां पर t = 0 पर इंटरसेप्ट 1/a0, ये कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, ये कर्व कुछ इस तरह से जाएगा 1/80, यहां पर ये इंटरसेप्ट है 1/a0, और स्लोप किसके बराबर हो गया, यहां पर k के बराबर। ये एक यूनिक कर्व है, सेकंड ऑर्डर के लिए ही एक कर्व इस तरह से आएगा, नहीं इसी तरह से आएगा। मतलब अगर एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1/80, सेकंड ऑर्डर के लिए हमने डिस्कस किया है, अभी मैं और भी कर्व आपको प्लॉट करवाऊंगा, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इन सब के हम इस तरह से कर्व प्लॉट करेंगे। लेकिन यहां पर ये जो सारा डिस्कशन हमारा हुआ है ये तब है जब एक ही रिएक्टेंट था। पहले अब हम बात करेंगे अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो कर्व
फॉर्मूला क्या होगा वो अब हमें देखना है। तो केस 2, व्हेन 2 reactants are involved, 2 reactants are involved in a reaction. When 2 reactants are involved in a reaction, A plus B converting into some product. लेकिन यहां पर इसको लिखने से पहले कुछ और पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कंडीशंस हम यहां पर इंपोज कर रहे हैं राइट नाउ। अब हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो 2 रिएक्टेंट है, लेकिन और हम कह रहे हैं कि ऑर्डर भी जो है वो 2 है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो 2 रिएक्टेंट है तो होता क्या है कि A की पावर P, B की पावर Q। ऑर्डर अगर हमें 2 चाहिए तो मतलब P प्लस Q की वैल्यू 2 चाहिए। अब P प्लस Q की वैल्यू 2 तो बहुत तरह से हो सकती है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0.5 हो, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1.5 हो, इसके रेस्पेक्ट में 0.75 हो, इसके रेस्पेक्ट में 1.25 हो। तो यहां पर एक कंडीशन हम पुट कर रहे हैं, पहले वो कंडीशन आपको यहां पर लिखनी है। कंडीशन 2, कंडीशन 1, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट is 1, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज 1, यानी यहां पर इसका ई पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। लेकिन यहां पर और भी कंडीशंस हैं। क्या ये कोई जरूरी कि यहां पर अगर ऑर्डर 1 और 1 है तो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 1 होंगे? ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन हम यहां पर पुट कर रहे हैं और वो कंडीशन ये है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर सेम। दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, या तो 1 1 है या 2 2, it's same. Reactants are same. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो क्या होगा, पहले चलिए इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यानी ये कंडीशन होल्ड करी, ये कंडीशन होल्ड करी और एक और कंडीशन हमने डाल दी। तो A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सम प्रोडक्ट। यहां पर मैंने 1 1 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी है। इसमें से अगर X रिएक्ट करेगा तो इसमें से भी कितना रिएक्ट करेगा, X रिएक्ट करेगा। यानी किसी भी टाइम पर आप कह सकते हो कि A और B की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। नाउ कोई सी भी एक रेट आप लिख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A लिख दो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B लिख सकते हो, दोनों सेम होंगी क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो K इंटू A की पावर 1 और B की पावर 1। यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, अगर इसका X रिएक्ट करता है तो इसका भी X रिएक्ट कर रहा है, यानी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। तो यहां पर हम कह सकते हैं किसी भी टाइम पर A और B की कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी टाइम पर A और B की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। तो यहां पर K इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, A स्क्वायर, K इंटू A स्क्वायर। अब आप इसको फिर से इंटीग्रेट कर दोगे तो 1/80 माइनस 1/A0 इक्वल्स टू KT, यानी वही फॉर्मूला आ गया जो अभी हमने डिराइव किया था। जब एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट था वही फॉर्मूला यहां पर फिर से आ गया, यानी कुछ भी अलग से नहीं हुआ है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो वापस से आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एक से कम रिएक्शन है, अगर यहां पर एक फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब ये सारी कंडीशंस यहां पर फुलफिल हो रही होगी, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, अब हम यहां पर ये कंडीशंस तो अभी भी होल्ड करेगी, हम यहां पर इस कंडीशन को चेंज कर रहे हैं कि अगर दोनों के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तब क्या होगा, वो अब हमें देखना है। तो कंडीशन 3 को मैं बदल रहा हूं यहां पर
कंडीशन 3 को बदल रहा हूं, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट। यस, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर अब हम डिराइव कर रहे हैं, ये फॉर्मूले सारे जो है ये बहुत सारी कंडीशंस पर है। अगर ये कंडीशंस होल्ड नहीं करती तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। इसीलिए एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते ही बहुत सारी कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाती है। इसीलिए मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें एक ही रिएक्टेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। अब मान लेते हैं इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी है। अगर इसमें से एक्स रिएक्ट करता है, हाँ रिएक्ट तो यहाँ पर भी एक्स करेगा, लेकिन अब किसी भी टाइम पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होगी। किसी भी टाइम पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होगी। माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब यहां पर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन 3 वेरिएबल है, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, ये 3 वेरिएबल यहां पर है। अब कोई भी इंटीग्रेट करने के लिए आपको 2 वेरिएबल होने चाहिए, तो यहां पर हम सबकी कॉन्सेंट्रेशन को किसकी टर्म में पुट करेंगे, एक्स की टर्म में। तो डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये डी एक्स आ जाएगा, और मैं उस पार्ट को इधर लेके आ रहा हूं, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल्स टू के डी टी। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अब हम इसको, मैं मान रहा हूं कि b इज ग्रेटर देन a, मैं मान रहा हूं कि b जो है वो a से ज्यादा है, यानी जो ज्यादा हो, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो उसे आप b मानो, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो उसे आप a मानो, राइट। देन यहां पर b माइनस ए से डिवाइड कर दिया, तो b माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करना होगा, लेकिन मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पर b माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, इधर इंटीग्रेट कर दो के टी। यहां पर अब क्या हो जाएगा, b माइनस ए, इसको अलग अलग कर देते हैं हम, तो डी एक्स अपॉन, ये वाली अलग करेंगे तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ए माइनस एक्स माइनस डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। लिमिट वही 0 से x 1 अपॉन बी माइनस ए, इंटीग्रेट करके मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूं यहां पर, तो a अपॉन ए माइनस एक्स माइनस एल एन बी अपॉन बी माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। सिंस ये माइनस है तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल एन ए उल्टा कर दिया इसको और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो b माइनस एक्स ए माइनस एक्स इंटू बी इक्वल्स टू के टी। ये सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला भी कब आया है, जब यहाँ पर a का कोफिशिएंट भी और a और b का कोफिशिएंट सेम है, और a और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर भी सेम है। जो ऑर्डर a का भी 1 है, b का ऑर्डर भी 1 है, उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला आया जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप सोचो यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि a की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, b की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी, बताओ टाइम t के बाद x की वैल्यू क्या होगी, तो अच्छी खासी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, कैलकुलेशन अच्छी खासी आपको करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिकॉज ये केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं है, मैथमेटिकल पार्ट नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम आते हैं। हाँ, 2 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, बट इस पर न्यूमेरिकल्स कम आते हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादातर अगर सेकेंड ऑर्डर पर भी आएंगे तो वो तभी होंगे जब एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर इन्वॉल्व है तो उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सर फिर क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, उसका कारण कुछ और है, ये हम क्यों कर रहे हैं, अब वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसका पर्पस और कुछ है। इससे बहुत अच्छी एक बात है, एक पॉइंट है जो हम यहाँ से आप समझ सकते हैं। क्या है वो मैं आपको अब यहाँ पर बता रहा हूँ, एक बार लिख लीजिए इसको फटाफट। इससे फिर हम कुछ कंक्लूड करने जा रहे हैं। यस, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा भी था, सूडो ऑर्डर की हम बात करेंगे यहाँ पर कि सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, वो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
चलिए अब इसी को आगे हम डिस्कस करें। सूडो ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो पूरा डेरिवेशन हमने किया है, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, और मैंने आपसे कहा था कि बी किसे मानेंगे, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि हमने इसको 1/b - a से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है। बट यहां पर आने के बाद आपको पता चलता है कि जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो ए से बहुत ज्यादा है। बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ए से बहुत ज्यादा है। तो अगर हम बी की कॉन्सेंट्रेशन ए से अगर बहुत ज्यादा, और एक्स जो है वो तो एक्स जो है वो ए से भी कम ही होगा, एक्स जो है वो ए से भी कम ही होगा, क्योंकि अमाउंट जो रिएक्ट करेगी वो तो ए और बी दोनों से कम होगी। तो यहां पर हम बी के रेस्पेक्ट में ए को और एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर बी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट कर देता हूं तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, ln a/a - x यहां पर बचेगा, राइट। और यहां पर b के रेस्पेक्ट में a को नेग्लेक्ट कर दिया तो यहां पर क्या बचा, 1/b ln a/a - x इक्वल्स टू kt। तो यहां पर ln a/a - x इक्वल्स टू b k इंटू t। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। और अगर हम इस फॉर्मूले को अगर देखें तो ये तो एक फर्स्ट ऑर्डर की तरह फॉर्मूला लग रहा है। ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं ये तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह है, बस डिफरेंस है कि वहां पर केवल k होता था, यहाँ b टाइम्स k है, जिसे मैं कुछ k डैश लिख देता हूं, तो k डैश इंटू t, यानी फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया अगर b a से बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो फॉर्मूला भी आया है ये बहुत सारी स्टेप्स के बाद आया है, बहुत सारी स्टेप्स के बाद आया। अगर ये हमें पहले से ही पता होता कि B की कॉन्सेंट्रेशन A से बहुत ज्यादा है तो इतनी सारी स्टेप्स करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी वो मैं बताता हूं आपको। अगर मुझे पहले से पता होता कि B की कॉन्सेंट्रेशन A से बहुत ज्यादा है तो देखो जो अमाउंट रिएक्ट करेगी वो तो हमेशा A और B दोनों से ही कम होगी। तो यहां पर अगर B की कंसंट्रेशन A से बहुत ज्यादा है और X A से भी कम है तो यहीं पर हम B के रेस्पेक्ट में इस X को क्या कर सकते थे, नेग्लेक्ट। और जैसे ही हमने B के रेस्पेक्ट में यहां पर X को नेग्लेक्ट किया तो यहां पर एक तरह से यूं कह सकते हो कि ये जो K है K मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा B, और यहां पर ये dx/dt, और यहां पर क्या आ जाएगा a-x, जो कि किसकी तरह का एक्सप्रेशन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर की तरह का एक्सप्रेशन हो गया। फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन यहां पर हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, यहां पर इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा, वहां पर k होता है, यहाँ k इंटू बी, तो वही चीज यहां पर हो रही है k इंटू बी। तो अगर यहां पर हमें पहले से पता होता कि B की कंसंट्रेशन A से बहुत ज्यादा है तो हम इसको यहां पर X को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या इसका मतलब ये है कि इसकी कंसंट्रेशन को आप कांस्टेंट मान सकते हो, क्योंकि कंटेनर के अंदर B की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसकी जो अमाउंट रिएक्ट करेगी वो बहुत कम रिएक्ट करेगी, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। यानी यहां पर ये कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। मतलब ये कह सकते हो कि ये जो रेट है ये B की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, ये B की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, इस ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट किसके साथ इंक्लूड कर दो, किसके साथ मर्ज कर दो, K के साथ। तो अब इफेक्टिवली इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रह गया, 1। ऑर्डर 1 मतलब ये केवल किसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, A की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रही है। यानी एक्चुअल में तो रिएक्शन की रेट A और B दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही थी, लेकिन सिंस हमने B की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा ले लिया तो अब रिएक्शन की रेट B की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, केवल A की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी आपने रिएक्शन का ऑर्डर बदल दिया। कैसे बदल दिया, B की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा करके आपने रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप एक रिएक्शन का ऑर्डर बदल सकते हो। यस, यहां पर जो सेकंड ऑर्डर थी उसको आपने फर्स्ट ऑर्डर कर दिया, लेकिन इस तरह से जब भी आप किसी रिएक्शन का ऑर्डर चेंज करोगे तो उसे हम कहते हैं सूडो ऑर्डर कहा जाता है। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सूडो सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है। तो बट दिस इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। जब भी ये वर्ड आए इसका मतलब ये निकलना चाहिए कि एक्चुअल में तो जैसे अगर मैं कहता हूं सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक्चुअल में ऑर्डर कुछ और है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर हमने उसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया। तो वहां पर ये वर्ड्स यूज होंगे, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने बहुत ज्यादा कर दिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप कांस्टेंट मान लो, उस कांस्टेंट को पहले ही K के साथ मर्ज कर लो। तो उससे फायदा क्या होगा कि इतनी सारी जो स्टेप्स हमने की है इंटीग्रेशन की वो आपको नहीं करनी होगी, वो इंटीग्रेशन की स्टेप्स बच जाएगी। तो एग्जाम में या शीट में कहीं पर भी आप नोटिस करोगे एक से ज्यादा रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं
सी इट केयरफुली, सॉल्व करने से पहले, इतनी सारी स्टेप्स करने से पहले चेक कर लीजिए कि किस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। 99% आप मान के चलिए इनमें से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, उसको कांस्टेंट मान लीजिए। जैसे ही आप उसको कांस्टेंट मानोगे, यहाँ पर ये कांस्टेंट मान ली, इसको K डैश लिख दिया, तो अब रिएक्शन का ऑर्डर जो 2 था वो 1 हो गया। इंटीग्रेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, जरूरी नहीं कि हमेशा सूडो फर्स्ट ऑर्डर ही हो। जैसे मान लो कोई रिएक्शन ऐसे A की पावर 2 और B की पावर 1, राइट नाउ इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो राइट नाउ इसका ऑर्डर कितना है 3। लेकिन अब अगर हम यहां पर कंटेनर के अंदर B की कंसंट्रेशन को A से बहुत ज्यादा कर देंगे, B की कंसंट्रेशन को A से बहुत ज्यादा कर दोगे, तो B की कंसंट्रेशन को क्या मान सकते हैं हम, कांस्टेंट। फिर इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रह जाएगा, सूडो सेकंड ऑर्डर। देखिए सेकंड ऑर्डर भी बोल सकते हो, लेकिन सूडो बोलने से ये समझ में आ रहा है कि किसी को हमने बहुत ज्यादा कर दिया। तो अगर आपने B की कंसंट्रेशन को A से बहुत ज्यादा कर दिया तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सूडो सेकंड ऑर्डर। लेकिन अगर मैंने A की कंसंट्रेशन को B से बहुत ज्यादा कर दिया तो अब ये वाली टर्म कांस्टेंट रह गई, तो अब ये क्या हो जाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। और अगर हमने A और B दोनों की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर क्या होगा आंसर, क्या जीरो ऑर्डर? नहीं, अगर आपने A और B दोनों की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा कर दिया, अब ऑर्डर 3 ही होगा। क्योंकि A की कंसंट्रेशन भी ज्यादा, B की कंसंट्रेशन भी ज्यादा, तो अब X की वैल्यू भी ज्यादा ही होगी। अब X की वैल्यू भी ज्यादा होगी, आप किसी को भी कांस्टेंट नहीं मान सकते हो। अगर ये आप लेट्स से 900 है, ये 1000 है, तो अब X की वैल्यू जो है वो 100, 200, 300, 400, 500 कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये 1000 है और ये 10 है, अब X की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है, रिलेटिव टर्म्स में है, रिलेटिव टर्म्स में है। अगर इसकी कंसंट्रेशन लेट्स से यहाँ पर हम कह देते हैं इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 और इसकी कंसंट्रेशन 1 m है, तो आप इसको क्या मान सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा 0.001 से कम होगी। तो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है तो इसको कांस्टेंट मान लीजिए, अगर इसकी बहुत ज्यादा है तो इसको आप कांस्टेंट मान लीजिए। तो यहाँ पर ये सूडो ऑर्डर क्या होता है वो मैंने आपको बताया, और यहीं से एक पॉइंट और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नॉर्मली हम कहते हैं कि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं। मैंने एक्टिव मास के टाइम पे आपको बताया था कि सॉल्वेंट जो है रेट के एक्सप्रेशन में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, जैसे लेट्स से अगर B की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो B एक सॉल्वेंट की तरह भी है, और B की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये हमेशा किस में मर्ज हो जाता है, K में मर्ज हो जाता है। तो इसीलिए सॉल्वेंट जो होते हैं वो रेट के एक्सप्रेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी किस में मर्ज हो जाते हैं, K में मर्ज हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज सूडो ऑर्डर, वो मैंने आपको यहां पर बताया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, ये 3 ऑर्डर हमने यहां पर डिस्कस किए। आगे हम एक जनरल एक्सप्रेशन nth ऑर्डर डिराइव करेंगे और फिर चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।